हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नो एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नो के कोर्स BPAS 186 स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट की यूनिट 9 करवाऊंगी। देखिए, ये जो बुक है आपकी, इसमें टोटल 3 ब्लॉक्स हैं और जिसमें से फर्स्ट ब्लॉक इसका मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जिसमें 2 यूनिट्स थी। अभी मैं आपको थर्ड ब्लॉक करवा रही हूँ और थर्ड ब्लॉक की भी 2 यूनिट्स हम कर चुके हैं, यूनिट 7 और यूनिट 8। आज हम इसकी यूनिट 9 करेंगे, टाइम मैनेजमेंट अप्रोचेज एंड टेक्निक्स। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और BPAS 186 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, जिसमें आपको इस बुक की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ये है हमारी यूनिट 9 टाइम मैनेजमेंट अप्रोचेज एंड टेक्निक्स। इसमें देखिए, ये आपको दे रखा है इसका चेक योर प्रोग्रेस 1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द अप्रोचेस टू द टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की अप्रोचेस को आपको एक्सप्लेन करना है। इसके आंसर में देखिए, सेकंड आंसर भी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा जो आपको सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को डिटेल में कर लेते हैं। यहाँ पे अप्रोचेस बतानी है आपको टाइम मैनेजमेंट की। पेज नंबर 109 से 112 तक आपको इसका आंसर मिल जाता है। बुक में दे रखा है आपको ये। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारी यूनिट 9 है। इसमें यहाँ पे दे रखा है अप्रोचेस टू द टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले तो एक थोड़ा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि अप्रोच का मतलब क्या होता है। तो अप्रोच क्या है? एक ऐसा एनालिसिस होता है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट और थीम का, जो या तो देखा जाए या जिसको ऑब्जर्व करा जा सकता है सिस्टमेटिकली। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो एनालिसिस होता है या जो अप्रोच होता है, इसमें कुछ हमारे व्यू पॉइंट्स होते हैं, कुछ मेजर कंसर्न्स होते हैं, लॉजिकल कंस्ट्रक्शंस होते हैं, कंक्लूजन इंक्लूड किया जाता है। तो इन सब चीज़ों से एक रिपोर्ट को रेडी किया जाता है। अब इसमें देखिए, जब हम अप्रोचेस की बात करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट की हमारे पास बहुत सारी अप्रोचेस हैं। सबसे पहली अप्रोच आती है एफिशिएंसी अप्रोच। एफिशिएंसी अप्रोच का मतलब क्या होता है कि इसमें देखिए, यहाँ पे आपको ना कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि आपने ना कोई भी जो आपके पास में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उससे मोस्टली आपने उसको यूटिलाइज़ किया। जैसे मानिए आपके पास में ना एक पेपर और एक पेन है, तो उससे आप मैक्स टू मैक्स उसको जितना आप यूज़ कर सकते हो, उससे जितना आप आउटपुट ले सकते हो, वो चीज़ आपने करी, उसे हम एफिशिएंसी अप्रोच कहते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है, वेल ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट सिस्टम यूज रैशनली एंड लीव टाइटल स्कोप फॉर टाइम वेस्टेज। इन सच ऑर्गेनाइजेशन टाइम सेवर्स आर एम्प्लॉयड इंटेलिजेंटली। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो वेल ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना, वो टाइम वेस्टिंग को काफ़ी हद तक कम कर देता है। जैसे कि एक टीम लीडर है, उसके अंदर टोटल 5 मेंबर्स हैं, उसकी टीम के 5 एम्प्लॉयज़ हैं, और उस इंसान ने मैनेजमेंट में क्या किया कि इन पाँचों में उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से डिवाइड कर दिया उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग। तो इससे वो अपने टाइम को, और प्लस एक गोल सेट कर दिया, तो वो उसके अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने काम को काफ़ी एफिशिएंसी के साथ और इंटरेस्ट के साथ कंप्लीट कर पाते हैं। नेक्स्ट, जैसे टेक्नोलॉजी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है वो एम्प्लॉयड का जो टाइम सेव होता है उसको भी काफ़ी हद तक हेल्प करती है, अगर आप टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा यूज़ जानते हैं तो। इसमें मतलब आपको बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, मैं आपको कुछ लिमिटेड पॉइंट्स यहाँ पे बता रही हूँ, बाकी आप चाहें तो आप आंसर में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हर एक अप्रोच के लिए ना कम से कम 5 to 6 पॉइंट्स को आपको प्रिपेयर करना है अपने एग्ज़ाम के लिए। 5 to 6 पॉइंट्स आप मैक्सिमम कर लीजिएगा, जिससे कि अगर कोई भी अप्रोच आपसे पूछी जाए एग्ज़ाम में तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। जैसे नेक्स्ट है, ईजी से पॉइंट्स आप भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जैसे जो ट्रेनिंग होती है एम्प्लॉयज़ की, वो पीरियडिकली ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। इनके अलावा जो ऑफिशियल मीटिंग्स होती है वो भी वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। टेबल, जो ऑफिस की टेबल होती है, उसमें नीटनेस होना बहुत ज़रूरी है। टेबल क्लीन हो, टेबल ड्रॉर जो होती है वो अनक्लटर्ड होनी चाहिए। प्लस जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग या गोल्स अचीव करने के लिए आपको जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो आपको ऑन द स्पॉट एकदम टाइम पर मिलना चाहिए। जितने भी काम है वो एकदम टाइम पर होने चाहिए, मतलब कि पंक्चुअलिटी प्लस गोल जो है अचीव करने की डेडिकेशन हर एक एम्प्लॉय में होनी चाहिए, और ये एक मैनेजर का काम होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ में इस चीज़ को डाल पाए। पंक्चुअलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टाइम मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इफ़ेक्टिवनेस अप्रोच।
अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया एफिशिएंसी अप्रोच। सेकंड पॉइंट आता है हमारा इफ़ेक्टिवनेस अप्रोच। आज कुछ ज़्यादा शोर है होली की वजह से, तो प्लीज़ उसको आप नेगलेक्ट कर दीजिएगा। अभी फेस्टिवल टाइम होता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा शोर हो ही जाता है। नेक्स्ट है इफ़ेक्टिवनेस अप्रोच। तो ये जो अप्रोच होती है रिलेट करती है किस चीज़ के ऊपर, प्रोसेस ऑफ गोल मैनेजमेंट पे। इसके कुछ सेलिएंट एस्पेक्ट्स दे रखे हैं अप्रोचेस के, जैसे कि जो प्रायोरिटीज़ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, हम ना टू डू लिस्ट प्रिपेयर करते हैं और उसमें हम अपने दिन के सारे काम लिख देते हैं जो हमें करने होते हैं, और उस लिस्ट में हम ना काम जो भी करने होते हैं उसको ऐसे ही आप एक रैंडमली लिखते चले जाते हैं, जिससे होता क्या है कि आपके जो कई बार ऐसा होता है कि जो आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क नहीं होते वो पहले हो जाते हैं, और जो इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं वो नीचे रह जाते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, प्रायोरिटी आपको पता होनी चाहिए कि फर्स्ट थिंग टू फर्स्ट, मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ को आपको पहले करना है, और मेक श्योर करना है कि एक बार में पहले एक काम को ख़त्म किया जाए और उसके बाद में दूसरे पे फोकस किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेस इज़ एविडेंट ऑन स्मार्ट स्पेसिफिक। स्ट्रेस जो है ना वो, ये जो स्मार्ट है इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसकी हेल्प से आप जो टाइम वेस्टिंग है उसको दूर कर सकते हैं, प्लस जो गोल अचीव ना होने की वजह से, टारगेट कंप्लीट ना होने की वजह से स्ट्रेस आपके माइंड पे आता है, उससे भी आपको रिलीफ मिल सकता है। तो स्मार्ट की फुल फॉर्म है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड गोल्स। नेक्स्ट आता है देर इज़ अ ग्रेट स्ट्रेस ऑन साइंटिफिक मेथड्स ऑफ प्लान फॉर्मेशन, प्लान इम्प्लीमेंटेशन एंड प्लान रिवोल्यूशन। इसके अलावा जो गोल्स होते हैं ना, उनकी डेडलाइंस को फिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप उन गोल्स को टाइमली अचीव कर पाते हैं। पॉलिसीज़ और जो डिसीजंस है ना, उनको बहुत अच्छे तरीके से मिशन या जो ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उससे आप रिलेट करके कंप्लीट कर सकते हैं। डेली बेसिस पे टू डू लिस्ट को प्रिपेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको छोटे छोटे टास्क मिलेंगे, और छोटे छोटे टास्क जब आप अचीव होते हैं तो हमारे अंदर एक अलग लेवल पे कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसके अलावा जो वर्क कल्चर होता है वो बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए। जो लोग हैं वो बहुत ही डेडिकेटेड होने चाहिए अपनी परफॉर्मेंस के लिए, अपनी ड्यूटीज़ के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, और जो टारगेट सेट किया है उसको कंप्लीट करने के लिए इनको काफ़ी डेडिकेटेड होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है एक्सीलेंस अप्रोच। एक्सीलेंस अप्रोच में क्या है, एक तो इसमें 18-20 जो प्रिंसिपल है ना वो फॉलोड होना चाहिए, जिसमें कि जो हमारा 20% जो टाइम है ना वो यूज़ होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और जो क्रूशल एक्टिविटीज़ होती हैं। इसके अलावा जो 80% जो हमारे टाइम का, जो भी आपके पास में टाइम अवेलेबल होता है, उसका 80% उस चीज़ में आपको यूटिलाइज़ करना है जो कि आपकी रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं। इसके अलावा जो ग्रेट स्ट्रेस होता है ना, वो इनोवेशंस या जो क्रिएटिविटी होती है वो भी काफ़ी हद तक इन चीज़ों से ओवरकम करने में हेल्प करती हैं। जब आप अपने आप को किसी भी अच्छे काम में उलझा के रखते हैं, आपका माइंड एक अननेसेसरी चीज़ों को नहीं सोच पाता है, ऐसे थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में नहीं आते, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस का लेवल है ना वो कम हो जाता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे कि आप स्ट्रेस से काफ़ी दूर रहें और आपकी जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी अच्छी बनी रहे। ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके एक्सेलेंस अप्रोच के अंदर आते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारा इक्विलिब्रियम अप्रोच। इक्विलिब्रियम अप्रोच का मतलब हो गया जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है ना, मतलब कि जो आपकी पर्सनल और जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है उसको बैलेंस करके आप चलते हैं। जब आप पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को बैलेंस करते हैं और दोनों को मिक्स नहीं होने देते, तो ऑटोमेटिकली आपका 90% जो स्ट्रेस है ना वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इंडिविजुअल शुड फाइंड द टाइम फॉर देयर फिजिकल हेल्थ विच अलोन कैन गिव देम एनर्जी टू लीड अ लाइफ ऑफ पर्पस। मतलब कि आपको अपनी मेंटल और फिजिकल दोनों टाइप की हेल्थ के ऊपर बहुत वर्क करने की ज़रूरत पड़ती है। जब आप फिजिकली और मेंटली फिट रहते हैं तो आपका काम में मन लगता है, कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते, तो आपकी जो एफिशिएंसी है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी रहती है। इसमें फिजिकल हेल्थ में आप अपनी फिजिकल एक्सरसाइज पे फोकस कर सकते हैं, जिसमें वॉकिंग, योगा या फिर कुछ एक्सरसाइज जो किसी भी पर्सन की फिजिकल हेल्थ को बूस्ट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क प्ले करती हैं। इसके अलावा आप प्राणायाम एक्सरसाइज भी कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बॉडी की मेंटेनेंस के अंदर। नेक्स्ट है कि आपको अपनी रीडिंग और जो नॉलेज को डेवलप करने की जो स्किल्स होती है ना उनको काफ़ी हद तक अपडेट रखना चाहिए। रीडिंग हैबिट बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं, मैगज़ीन न्यूज़ रीड करते हैं, या जो भी, मतलब जो करंट में सिचुएशन चल रही है या फिर जो भी अवेयरनेस होती है, नॉलेज होती है, उससे आपको अपने आप को अपडेट रहना बहुत ज़रूरी होता है।
इसके अलावा आप नॉवल या जो पॉजिटिव और मोटिवेशनल बुक्स होती हैं, नॉवेल्स होती हैं, उनको रीड करके भी अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिटेशन और प्रेयर जो है वो भी एक टाइम इम्पॉर्टेंट स्टेप रोल प्ले करती हैं टाइम मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि आपको अपनी फैमिली को भी एक क्वालिटी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ होती है उसको जब आप सेपरेट रखते हैं तो स्ट्रेस आपकी डे टू डे लाइफ में आने के बहुत रेयर चांसेस रह जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके जो कि आप स्ट्रेस से रिलेटेड इसमें आंसर में लिख सकते हैं। ये टाइम मैनेजमेंट की कुछ अप्रोचेस भी हैं। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपको पढ़ाए थे। फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन द अप्रोचेस टू द टाइम मैनेजमेंट। अप्रोचेस में हमारी बहुत सारी अप्रोचेस आती है, जिसमें मैंने फर्स्ट आपको बताई, यहाँ पे देखिए ये है अप्रोचेस टू द टाइम मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहली आती है हमारी एफिशिएंसी अप्रोच, दूसरी आती है इफेक्टिवनेस अप्रोच, थर्ड वन इज़ एक्सेलेंस अप्रोच एंड फोर्थ वन इज़ इक्विलिब्रियम अप्रोच। तो इन टोटल आपके पास में 4 अप्रोचेस हैं। अगर आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द अप्रोचेस टू द टाइम मैनेजमेंट, तो इसमें आपको इन चारों अप्रोचेस को डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन एफिशिएंसी अप्रोच एंड इफेक्टिवनेस अप्रोच टू द टाइम मैनेजमेंट। यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका हाफ हो गया है, मतलब यहाँ पे 2 अप्रोचेस आपको दे रखी है। इन टोटल हमने 4 अप्रोचेस पढ़ी हैं, उसमें से 2 अप्रोचेस आपको यहाँ पे दे रखी है और आपको उसके बीच में डिफरेंस लिखना है या उसको डिस्टिंग्विश करना है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं एफिशिएंसी अप्रोच और इफेक्टिवनेस अप्रोच। यहाँ पे देखिए ये है हमारी एफिशिएंसी अप्रोच। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको समझा चुकी हूँ, आप इसमें से आंसर लिख सकते हैं। और सेकंड आता है हमारा इफेक्टिवनेस अप्रोच। तो इन दोनों के बीच में आपको डिस्टिंग्विश करना है या इन दोनों अप्रोचेस को आपको एक्सप्लेन करना है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। और फर्स्ट क्वेश्चन चेक योर प्रोग्रेस के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दोनों ही अप्रोचेस को लिखना था। जितनी भी टोटल 4 अप्रोचेस हैं उन चारों अप्रोचेस को यहाँ पे लिखना था। अब देखते हैं चेक योर प्रोग्रेस 2। देखिए यहाँ पे है हमारी चेक योर प्रोग्रेस 2। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसी क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं आपकी लर्निंग के लिए। बाकी इन पार्ट्स को इन पेज नंबर पे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपके पास में बुक है तो आप इन पेजेस को डायरेक्ट रीड कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो भी मैं इस वीडियो में आपको ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिखा दूंगी कि आप क्या क्या अपने पॉइंट्स में आंसर में क्या क्या पॉइंट्स को लिख सकते हैं। चेक योर प्रोग्रेस 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेजर टेक्निक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की क्या क्या टेक्निक्स होती है उनको आपको एक्सप्लेन करना है। तो इन टोटल हमारे पास 17 टेक्निक्स हैं। फर्स्ट टेक्निक आती है टू डू लिस्ट को प्रिपेयर करना। सेकंड वन इज़ 80-20 प्रिंसिपल। ये सारी चीज़ें मैं पहले की वीडियोस में समझा चुकी हूँ, लेकिन अगर आपने नहीं देखी तो भी मैं थोड़ा आपको इसमें रफली आइडिया दे दूँगी कि इन पॉइंट्स में आप क्या क्या लिख सकते हैं। पहले हम इन 17 टेक्निक्स के नाम पढ़ेंगे, उसके बाद में 1 बाय 1 में एक टेक्निक के बारे में आपको बताती हूँ। सो देखिए फर्स्ट है टू डू लिस्ट को प्रिपेयर करना। सेकंड वन इज़ 80-20 प्रिंसिपल। थर्ड वन इज़ प्रायोरिटाइजिंग, मतलब कि आप जो प्रायोरिटी देते हैं कौन सा काम इंपॉर्टेंट है कौन सा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उस अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है ऑप्टिमम एक्सीलेंस। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डू इट टू अ फिनिश। नेक्स्ट टाइम ऑडिटिंग। 7th number is getting organized and self-management. 8th one is motivational work culture. 9th number पे well organized system. Next one is being more productive. Next is effective delegation. उससे next है managing subordinates time work studies. Next one is planning. फिर है goal setting and achievement. 16 नंबर इज स्मार्ट गोल्स एंड 17 पे है सेल्फ मैनेजमेंट। तो ये आपके 17 पॉइंट्स हैं। पेज नंबर 112 से 122 तक आपको इसका आंसर मिलेगा। बहुत सारे पॉइंट्स हैं क्योंकि 17 पॉइंट्स हैं, तो आप देखिए ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। यहाँ पे देखते हैं ये हैं आपकी टेक्निक्स टू द टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहली जो टेक्निक आती है वो है टू डू लिस्ट को प्रिपेयर करना।
जब आप टू डू लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं ना, तो उसमें हम ये पॉइंट्स का मेक श्योर करते हैं कि ये चीज़ हमारी होनी चाहिए। मतलब कि आपके पास ना डे टू डे लाइफ में जो जो काम करने के लिए होते हैं, उनकी आप सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले आप उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं कि आपको ये काम एक दिन में कंप्लीट करने हैं। टाइम के अकॉर्डिंग हम उन काम को डिवाइड कर सकते हैं। इससे होगा ये कि जहाँ पे भी कहीं पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है वो आपको पता चल जाएगा, और जहाँ पे भी आपको कम टाइम देना है वो भी आपको उस लिस्ट से आइडिया लग जाएगा। इसके अलावा जो काम आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको आप पहले कर पाएंगे, और जो काम की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो जाती है उसको आप बाद में भी कर सकते हैं, या कोई इमरजेंसी आ जाए जिसकी वजह से आप काम ना भी कर पाएँ तो आपके ऊपर एक स्ट्रेस नहीं आएगा, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट टास्क थे उनको आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ हमारी टू डू लिस्ट प्रिपेयर में आप कैसे उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि जो टास्क परफॉर्म करने वो लिख लिए, जो मीटिंग्स अटेंड करनी है वो लिख ली, जो इंपॉर्टेंट ईमेल्स हो जिनको सेंड करना है, फ़ोन कॉल जो करनी हो, या आउटसाइड विजिट कुछ हो, या फिर डोमेस्टिक वर्क जो आपके घर के डेली बेसिस के काम काज होते हैं, उन सब की आपने एक लिस्ट प्रिपेयर कर ली। तो ये आता है हमारा टू डू लिस्ट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखिए यहाँ पे ना एक आपको ना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग दे रखा है। जैसे आप अपना स्टडी टाइम टेबल बनाते हैं कि आपको इतने आवर्स में इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, इतने आवर्स में ये चीज़ करनी है, ये इतने आवर्स आपके रेस्ट हैं। तो ये जो टू डू लिस्ट होती है ना टाइम के अकॉर्डिंग, ये सबकी अपने अपने परसेप्शन पे अलग अलग होती है, क्योंकि सबके ना अपने दिन के काम अलग होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है कि आप इस तरीके से अपनी टू डू लिस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अपनी डोमेस्टिक एक्टिविटीज़, ऑफिशियल मैटर्स और जो भी आपके एक्स्ट्रा लेजर वर्क जो होते हैं वो सब भी आप इसके अंदर टू डू लिस्ट में डाल सकते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है द 80-20 प्रिंसिपल। 80-20 प्रिंसिपल का मतलब क्या है, जो आप अपना 80% जो ऑफिशियल टाइम है ना उसको स्पेंड करते हैं, और जो 20% जो है ना वो कम जो वैल्यूज़ वाला टाइम हो गया उस पर आपने स्पेंड कर दिया, और कई बार ये वाइस वर्सा भी हो जाता है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, 20% जो काम है ना आप उन एक्टिविटीज़ को दे, 20% टाइम जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी के टाइम में आपकी बाकी की जो एक्टिविटीज़ हैं जो आपको डेली बेसिस पे करनी ही करनी है, उनको आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये जो 20% टाइम जो है ना सिस्टमेटिक मैनर में, और जो प्लान स्ट्रेटजीज आप यूज़ करते हैं, और जो 80% ऑफ प्रॉफिट और बेनिफिट्स होते हैं ना वो आपको अचीव हो जाते हैं। ये यहाँ पे एक स्टेटमेंट की फॉर्म में बता रखा है। जैसे कि कई बार आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि अगर आप सीरियस कैंडिडेट है किसी भी चीज़ के लिए, अगर आप कॉलेज के लिए या फिर अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या फिर जो भी आप करते हैं ना अपनी लाइफ में, उसको लेके अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं ना, तो अगर किसी दिन ऐसा होता है कि आपने पूरे दिन के पूरे आवर्स को, मतलब कि आपने 17-18 आवर्स को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया है ना, तो आपको ये अंदर से ना एक सेटिस्फेक्शन आता है कि हाँ आज मैंने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया और उसको मैंने बहुत प्रोडक्टिव वे में लिया, और उस दिन ना आपको अपने अंदर एक अलग सा चेंज दिखाई देता है। तो अगर आप अपने 20% टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना सीख जाते हैं, तो जो 80% आपको बेनिफिट्स मिलते हैं ना, उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और फिर नेक्स्ट एक्टिविटीज़ में आप उतना ही अच्छे तरीके से अपने काम को कर पाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसे ना बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है। आप इसका सिर्फ एक मोरल ऑफ द स्टोरी याद रखिए कि आपके एग्जाम में आए तो आप इसको किन किन पॉइंट्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ मेन लेसन्स बता रखे हैं। 80-20 रूल से आपको क्या क्या लेसन्स मिल सकते हैं, जैसे कि मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क को पहले आप अटेम्प्ट करें, फिर उसमें अगर थोड़ा टाइम लग जाए तो बाकी के इजी टास्क आपके ऑलरेडी हो जाएंगे। इसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उस पर फोकस करें। आप जो लोग हैं ना, जो आपकी टीम मेंबर्स हैं, उनको इस तरीके से असाइन करें या इस तरीके से उनको काम डिस्ट्रीब्यूट करें उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स होते हैं वो टाइमली अचीव हो जाएँ। तो इस तरीके से है ना आप अपने 80-20 रूल को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके पास में किस तरीके से काम है। दिन में कई काम हमारे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, और कई ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार टाइम वेस्टेज के चक्कर में जो बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो हमारे दिन के रह जाते हैं, और फिर लास्ट मोमेंट पे हम उसका स्ट्रेस लेकर बैठ जाते हैं कि ये चीज़ कैसे होगी। तो ये प्रायोरिटाइजिंग जो है ना, ये इसी के अंदर आपका आता है। यहाँ पे एक टेबल आपको बना के दे रखी है, इस तरीके से आप चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं अपने टास्क की इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी के अकॉर्डिंग कि कोई टास्क कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्टिमम एक्सीलेंस। ऑप्टिमम एक्सीलेंस का मतलब क्या होता है कि आप अपनी जो परफॉर्मेंस है ना उसको किस तरीके से बेटर कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक्सीलेंस मीन्स कॉन्टिन्यूटिंग बेटरमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन वंस परफॉर्मेंस।
अब इसमें क्या होता है कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व और एक डेटा कलेक्ट करके आप अपना आपकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है ना उसको जजमेंट करके आप ये ऑप्टिमल एक्सीलेंस के ऊपर वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है डू इट टू अ फिनिश। कोई भी आपके पास में इंपॉर्टेंट टास्क हो, कुछ भी गोल हो, तो आपको ना ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि अगर आपने वो टास्क लिया है तो आप जब उठेंगे ना तो उस काम को करके कंप्लीट करके ही उठेंगे, सिंगल शॉट में। इससे क्या होता है, जब आप काम को ना बात बात पे छोड़ते हैं, डिले करते जाते हैं, तो वो काम एक तरीके से बर्डन हो जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब अभी आपके एग्जाम ना जून में है, अभी आपके पास में टाइम है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं तो आपके ऊपर बिल्कुल भी बर्डन नहीं आएगा। लेकिन एज ह्यूमन फितरत हम लोगों की आदत होती है कि एग्जाम से एक दिन पहले ही हम इंपॉर्टेंस देते हैं, स्पेशली अगर हम डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ते हैं ना कुछ भी, तो आदत से भी मजबूर है हम इस चीज़ को लेके कि एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले ही हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इससे क्या होता है कि आप ना जब उस टाइम पे, जब एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पे पढ़ते हैं ना, तो आपको ये होता है कि हाँ ये चीज़ अब करनी है। अगर हम इस हैबिट को बहुत पहले ले आएँ कि हमने एक छोटा सा टास्क लिया, लाइक आपने एक यूनिट 1 पढ़ी और आपने मेक श्योर किया कि आज आप इस यूनिट 1 को कंप्लीट करके ही उठेंगे, तो ऐसे ना आपको इसको फिनिश होने तक अपनी बात पे अड़े रहना है। अपने इस टास्क को कंप्लीट किए बिना आपको एक ना सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो जब आप ये ऐसी चीज़ों को करना स्टार्ट करते हैं ना कि आप सिंगल शॉट में एक चीज़ को कंप्लीट करेंगे, या आप किसी काम को लेके बैठ गए तो उसको ख़त्म करके ही उठेंगे, उसकी रिदम को ब्रेक नहीं होने देंगे, तो ये चीज़ें आती है आपकी डू इट टू अ फिनिश के अंदर। नेक्स्ट आता है टाइम ऑडिटिंग। टाइम ऑडिटिंग क्या है, एक कॉमन प्रैक्टिस होती है गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि अब ना टाइम जो है ना एक यूज़फुल, इकोनॉमिक और इफेक्टिवनेस जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेट्स करते हैं, जो आपको अचीव करना है, जो भी टारगेट आपको अचीव करना है, तो आप ना अपने टाइम को उस अकॉर्डिंग उसमें डिवाइड कर देते हैं। इसमें बहुत सारे वर्क पैटर्न होते हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल और मीनिंगफुल हो सकते हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, और जो आपका टाइम स्पेंडिंग बिहेवियर है ना उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं कि आप अपना काम अच्छे तरीके से लिमिटेड टाइम के अंदर कर पाएँ। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड एंड सेल्फ मैनेजमेंट। ये सब जो है ना बहुत ही की पॉइंट्स हैं। जैसे इनमें आप भी ना अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट देखिए, गेटिंग ऑर्गेनाइज एंड सेल्फ मैनेजमेंट। हर किसी को अपना एक लेवल पता होता है। अगर आप पढ़ते भी है ना, किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको पता होता है कि आपको कौन से काम में कितनी देर लगेगी। हो सकता है आपका कोई सब्जेक्ट वीक हो, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटीज़ है नेक्स्ट साइड पर ही कि आपका एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हो सकता है, जहाँ पे दूसरों के कंपैरिजन में आपको हाफ से भी हाफ टाइम लगे। तो इस तरीके से आपको सेल्फ मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ देखिए एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, इस स्टेटमेंट आंसर में आप ये वाली स्टेटमेंट को ज़रूर यूज़ करिएगा। अ टाइम फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग एट इट्स टाइम एंड अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग एट इट्स प्लेस विल बी एबल टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ टाइम दैट रिजल्ट फॉर मिस मैनेजमेंट। ये जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि अगर आप टाइम पे कोई काम करते हैं और एक पर्टिकुलर प्लेस पे आपको चीज़ें मिल जाती है ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो आपका जो टाइम है ना वो काफ़ी हद तक शो हो जाता है, काफ़ी हद तक आपका जो टाइम है ना वो यूटिलाइज हो जाता है। इसके अलावा कुछ फ्यू प्रिंसिपल्स भी आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आता है जो मोटिवेशनल वर्क कल्चर होना चाहिए। जो वर्क कल्चर है ना वो बहुत ही मोटिवेशन होना चाहिए, जैसे कि एक आइडियलिस्टिक विजन और मिशन होना चाहिए, एकदम क्लियर सेट गोल होना चाहिए, वेल डिफाइंड मल्टी लेवल गोल्स होने चाहिए। मतलब कि एक स्टेज कंप्लीट हुआ, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज, फिर थर्ड स्टेज, फिर फोर्थ स्टेज, इस तरीके से एक ना डेफिनेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ हैं और आपको यहाँ जाना है, लेकिन आपको इसके बीच का कुछ भी जर्नी नहीं पता, आपको नहीं पता कि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ पे कितने आपके पास में हर्डल्स आ सकते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करके पहुँचेंगे। तो ये चीज़ें बहुत ही वेल डिफाइंड होनी चाहिए ताकि टाइम वेस्टेज की कोई गुंजाइश ही ना बचे। स्ट्रेस ऑन एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी होती है। इंडिविजुअल्स की रिस्पेक्ट करना, कि अगर आप एक टीम लीडर हैं तो आपको अपनी टीम के एम्प्लॉयज़ की रिस्पेक्ट करना भी आनी चाहिए, जिससे कि एक मोटिवेशन का एनवायरनमेंट क्रिएट रहता है। किसी को भी मैनिपुलेट करना, किसी को भी नीचा दिखाना एक ऑर्गेनाइजेशन में ना उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और सेट्स को अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट है ओपन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई टास्क आपको मिला, आपको नहीं समझ में आ रहा है, या आपको लगता है कि उस टास्क को आप उतने कम टाइम में नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको बात करना बहुत ज़रूरी होता है उसी टाइम पे। अदरवाइज़ वर्कलोड होने से भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चैलेंजिंग जॉब, टीम स्पिरिट, हेल्दी एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ रिलेशनशिप, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप इस पॉइंट में मोटिवेशनल वर्क कल्चर में लिख सकते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारे पास, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हैं कि उनमें भी आपको किस तरीके से पॉजिटिव वर्क कल्चर हेल्प करेगा। नेक्स्ट है वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम होना चाहिए। ये देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसलिए मैं हर एक को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आप इसको एक बार पॉज करना वीडियो को और फिर आप इसको पढ़ सकते हैं। बीइंग मोर प्रोडक्टिव, बहुत ज़्यादा आपको प्रोडक्टिव होना ज़रूरी है, मतलब कि गोल्स और जो पॉलिसीज़ होती हैं जो गोल्स और पॉलिसीज़ होती हैं उनको आपको एकदम कीप एंड चेक पे रखना चाहिए कि क्या क्या गोल्स हैं, उनकी क्या क्या पॉलिसीज़ हैं। डेली और वीकली प्लान्स को आपको अपने आप से एक बार ऑर्गेनाइज करना चाहिए। इसके अलावा जो प्रोसीजर है उसको सिंपल और कट रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आप रख रहे हैं, चीज़ों को उलझा के रख रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। वर्क स्टडीज़ को कंडक्ट करना चाहिए। करेक्ट डिसीजन और एफिशिएंट जो डिसीजंस होते हैं उसको आपको करना चाहिए। इसके अलावा यूज़लेस और जो इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है उससे आपको दूर रहना चाहिए, मतलब कि आपको अपने काम पे बहुत ही सटीक तरीके से फोकस होना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जो डेस्क है और जो ड्रॉर्स है उनको क्लीन रखना चाहिए, कि जो जो चीज़ें आपको अपने टास्क को गोल को अचीव करने के लिए चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स, वो फाइल्स, वो जो भी रिक्वायरमेंट है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो भी अप्लाइंसेस वगैरह है, वो आपको ऑन द स्पॉट टाइम पर मिल जाए। नेक्स्ट आता है हमारा इफेक्टिव डेलीगेशन। इसके बाद में यहाँ पे देखिए इफेक्टिव डेलीगेशन में एक आपको पिरामिड दे रखा है। इसमें सबसे पहले कि जो टास्क है उसको समझे, उसके बाद में उसके ऑब्जेक्टिव्स को क्लैरिफाई करें, इसके बाद में जो भी फीलिंग्स, सजेशंस और जो भी कंसर्न्स होते हैं जो आपने टास्क है उसके ऑब्जेक्टिव्स को समझा। उसके बाद में आप देखते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ये इसके सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, या फिर नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड, सब चीज़ों को आप एकदम सजेशन के साथ में करें। उसके बाद में आता है डिसाइड और एग्री ऑन गोल्स। जो भी आपने देख लिया कि प्रॉब्लम्स ये आ सकते हैं, उसके बाद में मेक श्योर करें कि आप उस गोल को कितने टाइम में अचीव कर सकते हैं और आप कर सकते हैं या नहीं। ये चीज़ भी आपको मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद में उसमें इन्वॉल्व हो जाए और लास्ट में आता है आपका रिव्यू। नेक्स्ट आता है मैनेजिंग सबऑर्डिनेट टाइम। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में वर्क स्टडी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्क स्टडी एक ऐसी टेक्निक होती है जो अमाउंट ऑफ वर्क आपको करना है ना उसको आप पहले से ही पढ़ लें कि ये चीज़ें हैं, इसके ये सेक्शंस है, ये पर्सनल्स होते हैं। इससे आपका ओवर बर्डिंग नहीं होगा, मतलब कि आपके पास वर्कलोड नहीं आएगा और कोई भी जो नेगेटिव चांस होते हैं ना वो ना आने के पूरी तरीके से चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब कि आप अपने काम में काफ़ी अच्छे से एफिशिएंसी के साथ में अपना अच्छा बेस्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्लानिंग जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्री डिटरमाइन गोल्स को पहले प्लान कर ले कि आपको इसमें आपकी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये चेक एंड बैलेंसेस हो सकते हैं, इस तरीके से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो प्लानिंग जो प्रोसेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लानिंग प्रोसेस में 3 स्टेजेस आते हैं। फर्स्ट आता है फॉर्मुलेशन, सेकंड आता है इम्प्लीमेंटेशन, थर्ड वन इज़ इवैल्यूएशन। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं। ये 3 स्टेजेस आप यहाँ पे समझ सकते हैं। इस फ्लो चार्ट का यूज़ कर लेना जब आपको प्लानिंग प्रोसेस को एक्सप्रेस करना हो। नेक्स्ट आता हमारा गोल सेटिंग और अचीवमेंट। गोल सेटिंग और अचीवमेंट में जो क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट होता है ना उसका एक की है ये गोल सेटिंग और अचीवमेंट्स। क्योंकि जब आपके पास में गोल सेट होते हैं तो उसको अचीव करना बहुत ईजी हो जाता है और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जैसे कि अगर कोई आपको कहे कि आपको पूरी बुक पढ़नी है वो भी एक बार में, तो ये क्वाइट इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आपको यूनिट बाय यूनिट, सेक्शन बाय सेक्शन, चेक योर प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग अगर आपको डिवाइड करके मिले चीज़, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आप अपने गोल को, शॉर्ट गोल्स को अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो गोल सेटिंग और अचीवमेंट में आप ये चीज़ें पॉइंट्स याद रख सकते हैं कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे वर्क कर रहे हैं, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे भी आप ध्यान दे रहे हैं, एडवर्टाइजिंग और जो ब्रांडिंग है उसको भी प्रमोशन आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये सब चीज़ें आप गोल सेटिंग और अचीवमेंट में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे हमारे पास, देखिए ये हायरार्की ऑफ गोल्स हैं, आपको किस तरीके से हैं। पहले लाइफ लॉन्ग, 10 ईयरली, 5 ईयरली, एनुअल, क्वार्टरली, मतलब ये कैसे स्टार्ट है। शॉर्ट से स्टार्ट करिए। पहले आप डेली बेसिस पे गोल सेट करिए, फिर वीकली बेसिस पे गए, फिर मंथली बेसिस पे, फिर क्वार्टरली, एनुअली, 5 ईयरली। तो इस तरीके से जो गोल्स है ना वो आपके बढ़ते चले जाते हैं और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी इनके साथ में धीरे धीरे बढ़ जाता है। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके जो गोल्स होते हैं वो उतने ही बड़े सेट हो जाते हैं, टारगेट सेट उसी अकॉर्डिंग हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल्स को आप कैसे स्मार्ट से याद रख सकते हैं, ये कैपिटल में याद रखिएगा। S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, M स्टैंड्स फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रियलिस्टिक एंड T फॉर टाइम बाउंड। अब इस क्वेश्चन में ना स्मार्ट गोल्स वाले में आप इस स्मार्ट को ही अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड क्या होते हैं।
लास्ट पॉइंट आता है हमारा सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि जो आपकी ओल्ड अनप्रोडक्टिव और जो नेगेटिव हैबिट्स हैं उनको आप ब्रेक करके अपनी जो मतलब कि आपकी जो वीकनेस है ना उनको आप ब्रेक करके अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, और आपका जो अपने ऊपर जो वर्क है ना वो इतना स्मार्ट हो गया कि एक टाइम के बाद में आप बहुत पॉजिटिव रिजल्ट अपने आप से ही देने लग गए। तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि बी क्लियर अबाउट वन डिजायर्ड गोल। जो भी आपका एक गोल है उसको सेट कर लीजिए और उसको लेने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए उसके पीछे पागल हो जाइए। इसके अलावा जो आपकी डिफ़िकल्ट प्रोसेस की जो हैबिट्स हैं उनको समझिए और न्यू हैबिट्स को स्ट्रांगली लॉन्च करिए कि आपको ये चीज़ करनी है। डेली बेसिस पे ना कुछ नया आप जब ट्राई करेंगे तो उससे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप बहुत ही एक्टिव रहें और आप चीज़ों को लेके आपके अंदर ज़्यादा लेजीनेस ना आए। तो इन पॉइंट्स की हेल्प से आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट की मेजर टेक्निक्स क्या क्या हैं। अब देखिए ये आपकी यूनिट 9 कंप्लीट हो गई है। इंडेक्स पर चलते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए यूनिट 9 भी हो गई है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका यूनिट 10 करके ब्लॉक 3 को कंप्लीट कर देंगे, फिर मैं आपको ब्लॉक 2 इसका करवाऊंगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।